हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, जैसा आप लोगों को पता है कि लास्ट की क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो पॉइंट हमने पढ़े थे उनके बारे में मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूँ। लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी पिंड है, कोई भी वस्तु है, वो अपने आप आवेशित नहीं होती, उसे आवेशित करना पड़ता है। और आवेशित करने की ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहा जाता है आवेशन। और हमने देखा था कि आवेशन की कितनी विधियां हैं? तीन। नंबर एक को हमने कहा था बाय फ्रिक्शन यानी घर्षण के द्वारा आवेशन। नंबर दो था बाय कंडक्शन, चालन के द्वारा आवेशन। और तीसरी जो विधि है अपनी, प्रेरण के द्वारा आवेशन, जिसमें से हमने दो विधियां पढ़ ली थी, घर्षण के द्वारा आवेशन, दूसरा चालन के द्वारा आवेशन, और तीसरी विधि को हम आज पढ़ रहे हैं जिसे कहा जाता है प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिए, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होगा, मैंने कल की क्लास में भी कहा था कि ये जो चालन और प्रेरण है, इसमें केवल एक ही बात का डिफरेंस है, केवल एक ही चीज दोनों को अलग बनाती है। और वो क्या है कि चालन विधि के अंदर तो आवेशित और अनावेशित चालक को हम संपर्कित कराते हैं, आपस में डायरेक्ट दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं। जबकि प्रेरण विधि के अंदर आवेशित और अनावेशित चालक को बिना संपर्कित कराए अनावेशित चालक को आवेशित किया जाता है। और ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? प्रेरण द्वारा आवेशन। तो अगर आप लोगों को प्रेरण द्वारा आवेशन या प्रेरण प्रक्रिया की परिभाषा बनानी हो तो हम क्या कहेंगे? देखिएगा इधर कि आपके पास कोई एक अनावेशित चालक है, या उदासीन चालक भी इसे बोला जा सकता है, कि किसी अनावेशित अथवा उदासीन चालक को आवेशित चालक की सहायता से बिना संपर्कित कराए, यहां दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, बिना संपर्कित कराए आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरण द्वारा आवेशन। और यदि इन दोनों के बीच में हम कोई कांटेक्ट कर दें तो उस स्थिति में ये प्रक्रिया प्रेरण ना रहकर ये प्रक्रिया बन जाएगी चालन द्वारा आवेशन। ठीक है। अब देखो, इस प्रेरण विधि के अंदर बिना कांटेक्ट किए, बिना संपर्कित किए आवेशित चालक की सहायता से अनावेशित चालक को आवेशित कैसे किया जाता है, ये बात हमें समझनी है। तो इस बात को समझने के लिए मैंने क्या किया कि मेरे पास दो प्रकार के चालक है, एक होगा आवेशित, एक होगा अनावेशित। तो जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है कि पहला जो अपना ए डायग्राम है, इसके अंदर हमारे पास में एक गोलीय चालक है। हमने कैसा चालक लिया है? गोलीय। इस गोलीय चालक में जितना धनावेश है उतना ही इसमें ऋण आवेश है। इसका मतलब इसका टोटल आवेश कितना हो गया? जीरो। और टोटल आवेश जीरो है तो इसका मतलब ये कैसा चालक हो गया? उदासीन या अनावेशित। ठीक है। इस अनावेशित चालक को हमने किसी कुचालक स्टैंड पर रख रखा है, डायरेक्ट जमीन पर नहीं रख रखा, क्योंकि यदि आप जमीन पर रखोगे तो ये कब आवेशित हुआ, कब अनावेशित हुआ, इस बात का हमें पता ही नहीं चलेगा। पूरा का पूरा आवेश किसमें ट्रांसफर हो जाएगा? पृथ्वी में। और उस स्थिति में हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि कब तो ये आवेशित हुआ और कब अनावेशित। ठीक है। तो देखिए, ये हमारे पास में एक अनावेशित चालक है, मैं इसे आवेशित बनाना चाहता हूं और वो भी प्रेरण प्रक्रिया के द्वारा। तो मैं इसके पास में एक कोई आवेशित चालक लेके आता हूं। तो मैंने एक कोई दूसरा आवेशित चालक मैं इसके पास में लेके आया। आवेशित चालक पर दो प्रकार का आवेश हो सकता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हमारे पास में यहां पर जो हम आवेशित चालक ला रहे हैं उसके ऊपर हमने कैसा आवेश माना है? पॉजिटिव। अब इसे संपर्कित नहीं कर रहे हैं, इसके पास में ला रहे हैं। ठीक है। तो जैसे ही आप इसे इसके पास में लाओगे तो अगली स्टेप क्या होगी? आप जानते हैं कि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत आवेशों के मध्य क्या लगता है? आकर्षण बल। ठीक है। तो यहां इस पॉजिटिव आवेश के कारण उदासीन चालक का पॉजिटिव आवेश तो होगा प्रतिकर्षित, और नेगेटिव आवेश, ऋण आवेश है, वो इस पॉजिटिव आवेश के कारण क्या होगा? आकर्षित। ठीक है। तो इस बात को एक सिंपल लैंग्वेज के रूप में मैं ये कह सकता हूं कि उदासीन चालक के अंदर आवेश का पुनर्वितरण प्रारंभ हो गया। आवेश का क्या प्रारंभ हो गया? पुनर्वितरण। पुनर्वितरण का मतलब है दोबारा से फैलाव, दोबारा से जमाव, दोबारा से वितरण प्रारंभ हो गया। और इस पुनर्वितरण की प्रक्रिया में हमने देखा कि समान आवेश एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर चले गए और विपरीत आवेश पास से पास आ गए। ठीक है। तो सारा का सारा इस उदासीन चालक का ऋण आवेश तो इधर जमा हो गया और धन आवेश इस दूसरे धन आवेश से ज्यादा दूरी पर चला गया। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये आवेशित हो,
तो आवेशित करने के लिए इसमें केवल एक ही प्रकार का आवेश होना चाहिए, या तो पॉजिटिव रहना चाहिए या नेगेटिव। तो मैंने इसके लिए क्या किया कि ये जो उदासीन चालक है, इस उदासीन चालक की मैंने अर्थिंग कर दी, इसे ग्राउंड कर दिया, ठीक है, भूत संपर्कित इसे कर दिया। भूत संपर्कित करेंगे तो इस उदासीन चालक का आवेश किस में जाना चाहिए, पृथ्वी में स्थानांतरण होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का। तो उस स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि यहां पर ये जो उदासीन चालक है, इस उदासीन चालक के अंदर दो प्रकार का आवेश था, एक पॉजिटिव था और एक था नेगेटिव। तो हमने देखा कि इस उदासीन चालक के नेगेटिव आवेश को ये वाला पॉजिटिव आवेश, जो आवेशित चालक का पॉजिटिव आवेश है, वो तो इस नेगेटिव आवेश के ऊपर कौन सा बल लगा रहा है, आकर्षण बल, ठीक है, यानी इसको तो ये पकड़ के रखता है। और ये वाला पॉजिटिव आवेश इस पॉजिटिव आवेश पर क्या लगा रहा है, प्रतिकर्षण बल, जिसके कारण सारा का सारा ये जो धनावेश है वो किस में चला जाएगा, पृथ्वी में। और हमारे पास में जो आपका लास्ट में जो आवेश उदासीन चालक बचेगा, उस उदासीन चालक के ऊपर केवल और केवल कैसा आवेश शेष रहेगा, ऋण आवेश। मैं दोबारा से इसका डायग्राम बना देता हूं, यानी एंड में हमारी जो स्थिति होगी वो इस प्रकार की होगी कि इसका सारा का सारा धनावेश है वो तो पृथ्वी में चला गया, इसके ऊपर कौन सा आवेश शेष रहा, ऋण आवेश। अब आप इस आवेशित चालक को इससे दूर ले जाओगे तो इसके ऊपर केवल ऋण आवेश बचा, और समान आवेश के मध्य प्रतिकर्षण बल लगने के कारण ये सारा का सारा ऋण आवेश पूरे चालक के ऊपर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित। और ये हमारी एंड की स्थिति होगी। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो हमने कहीं भी आवेशित और अनावेशित चालक के मध्य कोई संपर्क नहीं करवाया, और संपर्क कराए बिना हमने उदासीन चालक को क्या कर दिया, आवेशित। और यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो देखिए इस प्रेरण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में विशेष बातें आपने क्या क्या सीखी, जैसा कि हमने चालन और जैसा कि हमने घर्षण विधि के अंदर कुछ मुख्य बातें, विशेष बातें, कुछ रिजल्ट हमने पढ़े थे, वैसे ही कुछ रिजल्ट यहाँ पर हम देखते हैं जो हमें किस में प्राप्त हो रहे हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन में। देखिएगा नंबर 1, क्या प्रेरण विधि में संपर्क आवश्यक है, नहीं है, क्योंकि यदि आप संपर्क कराएंगे तो उस स्थिति में फिर ये प्रेरण ना रहकर ये क्या बन जाएगी, चालन। इसलिए पहला पॉइंट हो गया हमारा कि प्रेरण विधि में कोई संपर्क आवश्यक नहीं है, संपर्क आवश्यक नहीं है। पहला पॉइंट हो गया कि प्रेरण विधि में आवेशित और अनावेशित चालक के मध्य संपर्क आवश्यक नहीं है, कभी भी कोई संपर्क नहीं होगा। दूसरी चीज आप लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने यहां देखा कि जो हमारा आवेशित चालक था उसके ऊपर यदि पॉजिटिव आवेश है तो लास्ट में इस अनावेशित चालक के ऊपर कैसा आवेश होगा, नेगेटिव। और यदि इसके ऊपर नेगेटिव होता तो उस स्थिति में हम देखते कि नेगेटिव प्रतिकर्षण के कारण नेगेटिव तो चला जाता और इस पर कैसा शेष रहता, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि प्रेरण विधि में उदासीन चालक या अनावेशित चालक पर कौन से आवेश की उत्पत्ति होगी, विपरीत आवेश की। कौन से आवेश की उत्पत्ति होगी, विपरीत आवेश की। यदि आवेशित चालक पर पॉजिटिव है तो अनावेशित चालक पर नेगेटिव, और यदि आवेशित चालक पर नेगेटिव है तो अनावेशित पर कैसा होगा, विपरीत आवेश। ठीक है, ये दो विशेष बातें। तीसरी बात कि परिमाण क्या होगा, इनके मान के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो देखो जो हमारा आवेशित चालक है, जो पहले से आवेशित है, इसका आवेश मैं मान लेता हूं Q। इसके ऊपर टोटल आवेश मैंने कितना मान लिया, Q। और जो ये अनावेशित चालक होगा इसके ऊपर प्रेरण प्रभाव के कारण जो आवेश उत्पन्न होगा उसे मैंने मान लिया क्या, Q डैश। यानी हमारे पास में कितने प्रकार के आवेश हो गए, दो, एक आवेशित चालक का आवेश और एक प्रेरण प्रभाव के कारण उत्पन्न आवेश। प्रेरण प्रभाव के कारण उत्पन्न आवेश को कहा जाता है प्रेरित आवेश। इस आवेश को हम क्या बोलते हैं, प्रेरित आवेश। और प्रेरित आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Q डैश से। ठीक है, ये जो प्रेरण प्रभाव के कारण प्रेरित आवेश उत्पन्न हो रहा है इसका मान होगा सदैव Q डैश इक्वल टू माइनस का Q ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन K। प्रेरित आवेश का मान क्या होगा,
क्यू डैश इक्वल टू माइनस का क्यू ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के, जिसमें क्यू डैश तो हो गया प्रेरित आवेश, क्यू हो गया पहले से आवेशित पदार्थ का आवेश, और माइनस बता रहा है विपरीत प्रकृति को। विपरीत प्रकृति का मतलब इधर पॉजिटिव है तो इस प्रेरण प्रभाव के कारण कैसा हो गया, नेगेटिव। फिर इसमें नई चीज आई के को कहा जाता है पैरावैद्युतांक। के का नाम होता है पैरावैद्युतांक। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कूलाम के नियम के अंदर कि ये क्या चीज है। बस अभी के लिए आप ये ध्यान रखो कि के को बोला जाता है पैरावैद्युतांक। और विशेष बात यह है कि कोई भी जो धातु है उस धातु के लिए पैरावैद्युतांक के का मान होता है अनंत। कोई भी जो धातु होगी उस धातु के लिए पैरावैद्युतांक के का मान कितना होगा, अनंत। तो यदि केवल धातुओं की बात करें हम कि ये धातु का बना हुआ है, ये भी धातु का बना हुआ है, तो उस स्थिति में प्रेरित आवेश का मान हो जाएगा क्यू डैश इक्वल टू माइनस का क्यू ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के की जगह अनंत, अनंत का मतलब 1/0। जीरो कहाँ चला गया, ऊपर, ये वाला पद जीरो। तो क्या रिजल्ट आया आपके पास, रिजल्ट आ गया क्यू डैश इक्वल्स टू माइनस का क्यू। ठीक है, इसका मतलब है कि यदि कोई दो धात्विक चालक है वहां पर प्रेरण प्रभाव काम कर रहा है तो उस स्थिति में प्रेरित आवेश का मान पहले से उपस्थित आवेश के परिमाण में तो बराबर रहेगा, लेकिन प्रकृति में क्या रहेगा, विपरीत। और ये था प्रेरण प्रभाव के द्वारा आवेशन। ठीक है, तो देखिए हमने आवेशन की कितनी विधियां पढ़ी, 3, घर्षण, चालन, तीसरा प्रेरण। घर्षण में क्या होगा, दो पदार्थों को आपस में रगड़कर आवेशित करने की प्रक्रिया कहलाती है घर्षण। दूसरा चालन, कि किसी एक आवेशित चालक को अनावेशित चालक से संपर्कित कराकर आवेशित करने की प्रक्रिया कहलाएगी चालन। तीसरा, कि किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक से बिना संपर्क कराए आवेशित करने की प्रक्रिया कहलाएगी प्रेरण। ठीक है, इन तीनों विधियों के अंदर सबसे बेस्ट विधि है चालन विधि। सबसे बढ़िया विधि कौन सी है, चालन। क्योंकि इस चालन विधि के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की दर, भाई कोई भी पदार्थ आवेशित तब होगा जब किसका स्थानांतरण होगा, इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की दर, दर का मतलब हो गया कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। यदि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की दर ज्यादा होगी तो आवेशित होने की स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, पदार्थ तुरंत से आवेशित हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की दर है वो सबसे ज्यादा कौन सी विधि में होगी, चालन विधि में। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि इन आवेशन की तीनों विधियों में सबसे अच्छी विधि कौन सी हो गई, चालन विधि। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन को समझना, पूरा नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लीजिए कि आपके पास 3 समान आकार के चालक है। आपके पास 3 समान आकार के क्या है, चालक हैं। 3 गोले हैं, यूं मान लो समान त्रिज्या के गोले। पहला गोला है उसे हमने बोल दिया ए, दूसरे को नाम दे दिया बी, तीसरे को नाम दे दिया सी। ठीक है, तीनों गोलों के ऊपर आपको आवेश का मान दे रखा है। पहले गोले के ऊपर आवेश दे रखा है प्लस का 10 कूलम, दूसरे पर माइनस का 20 कूलम, तीसरे गोले पर आवेश का मान दे रखा है 0 कूलम, यानी अनावेशित है। ठीक है, अब कहा जा रहा है, आपको क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले ए को बी से संपर्कित किया। सबसे पहले हमने ए को किससे संपर्कित किया, बी से। ठीक है, और उसके बाद में दूसरी स्टेप बी को किससे किया, सी से, तीसरा सी को ए से। पहले तो आपस में इसके अनुसार, इस सवाल के अनुसार, सवाल में कहे गए अनुसार तीनों को आपस में संपर्कित करते हैं, फिर सबको पृथक पृथक कर देते हैं, वापस से अलग अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो जब आप संपर्कित करोगे, चालकों को संपर्कित करोगे, तो इसका मतलब चालक जुड़ रहे हैं, और चालक जुड़ेंगे तो इसका मतलब उनका टोटल आवेश भी जुड़ेगा। आवेश जुड़ेगा, फिर अलग कर रहे हो तो आवेश का भी वितरण अलग अलग होगा। तो आपको सवाल में पूछा जा रहा है कि जब ए को बी से, बी को सी से, सी को ए से संपर्कित करो, फिर पृथक करो, तो उसके बाद में सबके ऊपर ए पर लास्ट में कितना आवेश बचेगा, बी पर कितना होगा, सी पर कितना होगा, ये आपको सवाल के अंदर कहा जा रहा है। तो देखो, इस सवाल को करने के लिए
हम स्टेप फॉलो कर रहे हैं, 3 स्टेप फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि 3 बार संपर्कित करके पृथक करना है। तो सबसे पहली स्टेप नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखना भाई इस प्रकार के सवालों को कैसे करेंगे। पहली स्टेप में कहा जा रहा है कि ये तो ए मान लेते हैं, ये हमारे पास में है बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए का आवेश क्यू ए बराबर आपको दे रखा है प्लस का 10 कूलम, और क्यू बी बराबर आपको दे रखा है माइनस का 20 कूलम। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में संपर्कित किया तो कुछ इस प्रकार से बन गया, यानी एक बड़ा चालक बन गया, और बड़ा चालक बना तो टोटल आवेश दोनों का जुड़ गया। संपर्कित करते ही टोटल आवेश Q टोटल बराबर क्या होगा, क्यू ए प्लस का क्यू बी। आवेशों का योगफल कौन सा योगफल, बीजगणितीय योगफल, चिन्ह के साथ हमें योग करना है। तो टोटल आवेश Q टोटल इक्वल टू, रख दीजिए वैल्यू, ए का मान कितना है प्लस का 10, फिर प्लस ब्रैकेट माइनस का 20, तो माइनस 20 में से 10 गए, टोटल आवेश बच गया माइनस का 10 कूलम। जब आपने संपर्कित किया दोनों चालकों को तो टोटल आवेश का मान हो गया माइनस का 10 कूलम। ठीक है, अब फिर से इन दोनों को पृथक कर रहे हैं, तो सेपरेट कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा, तो मैं यही स्टेप चल रही है, पृथक करने करेंगे तो एक ए बनेगा, एक वापस से क्या बनेगा बी, लेकिन अब की बार आवेश का मान बदल जाएगा। तो बदले हुए आवेश, एक का बदला हुआ आवेश हमने मान लिया क्यू ए डैश, जो टोटल आवेश का क्या होगा आधा, क्योंकि टोटल आवेश कितने भागों में बट रहा है, 2 भागों में, और गोलों का आकार क्या है समान, इस कारण आधा आधा बढ़ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, क्यू ए डैश बराबर, ये हो गया टोटल आवेश का आधा। तो टोटल आवेश कितना है, माइनस का 10 बटा 2 बराबर माइनस का 5 कूलम। ठीक है, ये तो ए के हिस्से में आवेश। इसी प्रकार बी के हिस्से में क्यू बी डैश बराबर वही टोटल आवेश का आधा, तो वापस से कितना हो गया माइनस का 5 कूलम। ये तो पहली स्टेप, जब ए को बी से संपर्कित करा के हमने पृथक किया तो ये काम होगा कि ए के ऊपर आवेश बनेगा माइनस का 5 कूलम, बी पर बन जाएगा माइनस का 5 कूलम। पहले देखो शुरुआत में ए पर था प्लस का 10, बी पर था माइनस 20, लेकिन पहली स्टेप कंप्लीट होने के बाद में आवेश बदल गया, बदलकर ए पर हो गया माइनस 5 कूलम, बी पर भी कितना हो गया माइनस का 5 कूलम। अब देखो सेकेंड स्टेप, अगली स्टेप देखते हैं, स्टेप नंबर सेकेंड स्टेप में क्या कहा जा रहा है, बी और सी को संपर्कित कर रहे हैं, बी को और सी को। ठीक है, पहली स्टेप कंप्लीट हो गई, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे है। तो अब देखो, अब बी के ऊपर आवेश क्या होगा, क्यू बी नहीं है बल्कि क्यू बी डैश है। क्यू बी डैश का मान कितना है माइनस का 5 कूलम, और सी को हमने अभी छेड़ा ही नहीं है, तो सी पर आवेश क्यू सी बराबर 0 कूलम। जब दोनों को संपर्कित कराएंगे तो टोटल आवेश क्या बनेगा, वही मेथड रहेगा, क्यू टोटल बराबर दोनों का आवेश जुड़ जाएगा, माइनस का 5 प्लस 0 बराबर माइनस का 5 कूलम। ठीक है, ये टोटल आवेश हो गया, आकार समान है। अब वापस से सेपरेट करोगे तो दोनों का आवेश बदल जाएगा, क्यू बी डबल डैश हो जाएगा अब की बार, क्योंकि एक बार तो यहां बदला, अब दूसरी बार बदल रहा है। तो क्या होगा, क्यू टोटल डिवाइड बाई 2 आधा हो जाएगा, तो माइनस का 5 बटा 2 बराबर माइनस का 2.5 कूलम। इसी प्रकार सी के हिस्से में क्या आएगा, क्यू सी डैश, क्योंकि सी तो पहले था, तो ये भी आधा हो गया माइनस का 2.5 कूलम। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप। अब लास्ट चलते हैं थर्ड स्टेप में क्या कहा जा रहा है, स्टेप नंबर थर्ड स्टेप में कहा जा रहा है सी को ए से, सी को किससे संपर्कित करना है, हमें ए से। तो चलो देखो, सी का आवेश अब क्या है, क्यू सी डैश जो है माइनस का 2.5 कूलम, फिर ए का आवेश क्या है अभी, क्यू ए डैश जो कितना पड़ा है, हमने पहली स्टेप पे निकाला था माइनस का 5 कूलम। तो वही मेथड, पहले टोटल आवेश निकालो, क्यू ऑफ टोटल बराबर दोनों आवेश जोड़ देंगे, तो माइनस का 2.5 प्लस फिर ब्रैकेट माइनस का 5
कूलाम बराबर माइनस का 7.5 कूलाम। अब आकार समान है तो दोनों में आधा आधा मट जाएगा वापस से, तो ए के हिस्से में आया क्यू ए डबल डैश हो जाएगा अब की बार, क्योंकि दूसरी बार बदल रहा है ए का मान। तो क्यू ए डबल डैश बराबर टोटल का आधा, तो माइनस का 7.5 बटा 2 बराबर कितना होगा, कितना हो गया, देखिए माइनस भाग लगाएंगे 3 और फिर 7 और फिर हो गया 5, ठीक है। और आगे हो गया कूलाम, ऐसे ही सी के हिस्से में क्यू सी डबल डैश दोबारा बदल जाएगा, यही मान आ गया वापस से माइनस का 3.7 कूलाम। तो अब देखो ये अपना पूरी स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए का मान कितनी बार बदला, बी का मान कितनी बार बदला, सी का आवेश कितनी बार बदला। ए का आवेश देखो, सबसे पहले ए के आवेश की बात करें तो ए का आवेश एक बार तो यहां पर बदला, ठीक है, यहां पर बदलकर क्यू ए डैश हुआ, फिर दोबारा यहां नहीं बदल रहा है ए का मान, तीसरी स्टेप में फिर से बदल रहा है, तो ए का फाइनल रिजल्ट आया माइनस का 3.75 कूलाम। मैं इधर लिख देता हूं, ए के हिस्से में हो गया क्यू ए बराबर माइनस का 3.75 कूलाम। फिर बी को चेक करो, बी का आवेश देखो, एक बार यहां पर, ये तो स्टार्टिंग में था, एक बार तो यहां बदला और एक बार यहां बदला, तो ये हो गया क्यू बी डबल डैश, यहां भी डबल डैश बराबर बी के हिस्से में कितना आवेश आया, माइनस का 2.5 कूलाम, ठीक है। लास्ट में सी के लिए क्यू सी डबल डैश ये पड़ा, तो ये हो गया क्यू सी बराबर माइनस का 3.75 कूलाम। इस प्रकार से हम प्रेरण प्रभाव या फिर चालन प्रभाव या आवेशन की जो विधियां हैं उनके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल को हम अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। एक बार आप एक दो सवाल को लेकर खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस, आपके सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। और फिर भी यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए आगे बहुत ही अच्छा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। अब अपना अगला पॉइंट, अभी तक हमने इस लेसन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, फिर हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है तो आपको आवेश पढ़ना पड़ेगा, तो हमने आवेश पढ़ा। आवेश को पढ़ने के बाद में हमने देखा कि आवेश या आवेशित वस्तुओं के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये बात हमने पढ़ी। उसके बाद में हमने देखा कि कोई भी पदार्थ वो अपने आप आवेशित नहीं होता, उसे आवेशित करना पड़ता है, उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस आपको लागू करनी पड़ती है, और उस प्रोसेस को हमने कहा आवेशन। और आवेशन की हमने क्या पढ़ी है, अलग अलग विधियां, जो कितने प्रकार की थी, 3 प्रकार की थी, घर्षण, चालन और तीसरा था प्रेरण। फिर हमने तीनों विधियों के ऊपर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। अब देखते हैं आगे, आप लोगों ने आवेश के जो गुण थे उनके अंदर पढ़ा था कि समान आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में है एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा इधर एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि एक पॉजिटिव है और एक क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं या फिर मैं कहूं कि दोनों ही नेगेटिव हैं, तो उस स्थिति में इनके बीच में एक बल काम करेगा, इन दोनों के बीच में एक ताकत लगेगी, जो ताकत इन दोनों को एक दूसरे से दूर फेंकने का काम करवाएगी, ठीक है। और इस प्रकार का जो ये ताकत लगेगी जो एक दूसरे को दूर फेंकती है, उस ताकत को हमने कहा प्रतिकर्षण बल। यानी समान आवेशों के मध्य कौन सा बल काम कर रहा है, प्रतिकर्षण बल। जबकि आपके पास यदि विपरीत आवेश, विजातीय आवेश है, सजातीय है तो प्रतिकर्षण बल, और विजातीय आवेश है तो उनके मध्य एक जो बल काम करेगा, जो ताकत काम करेगी, वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगी, और इस प्रकार खींचने वाली ताकत को हमने नाम दे दिया आकर्षण बल, ठीक है। तो यहां से हमें इस बात का पता चला कि कोई भी वस्तु जो आवेशित है उनके मध्य सदैव एक बल काम करेगा, जो आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, ठीक है। अब बल तो इंसानों के बीच में भी काम करता है, दो देशों के बीच में भी काम करता है, कभी इंडिया और पाकिस्तान लड़ते हैं, कभी
चाइना अमेरिका लड़ते हैं, यानी उनके बीच में खींचतान चलती रहती है, ज्यादा खींचतान बढ़ जाती है तो हमला भी हो जाता है। ठीक है, घर में जो भाई बहन होते हैं उनके बीच में भी झगड़ा चलता ही रहता है, यानी ताकत लगती रहती है। लेकिन अगर ये ताकत, अगर ये बल है वो आवेशित वस्तुओं के मध्य काम करे, यदि ये बल किसके मध्य काम करे, आवेशित वस्तुओं के मध्य काम करे, तो उस स्थिति में कार्यरत इस बल को कहा जाता है विद्युत बल। यदि आवेशित वस्तुओं के मध्य ये ताकत काम करती है, बल लगता है, तो उस बल को क्या कहा जाता है, विद्युत बल। तो हम क्या कह सकते हैं, हमें पढ़ना है किसको, विद्युत बल को। विद्युत बल को इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स। विद्युत बल से क्या मतलब है कि दो या दो से अधिक आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत बल। ठीक है, विद्युत बल तभी होगा जब वस्तु क्या होगी, आवेशित। यदि वस्तु आवेशित नहीं है, अनावेशित है, तो उस स्थिति में कार्यरत विद्युत बल का मान सदैव कितना रहेगा, शून्य। कोई विद्युत बल कार्य नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि आवेशों के मध्य कार्यरत बल क्या कहलाता है, विद्युत बल। ठीक है, विद्युत बल दो प्रकार की प्रकृति का हो सकता है, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण। यदि आवेश है वो विजातीय प्रकृति के हैं, यदि आवेश कौन सी प्रकृति के हैं, विजातीय, विपरीत प्रकृति के आवेश है, जैसे प्लस और माइनस, ये विजातीय आवेश है, तो विजातीय आवेश होंगे तो उनके मध्य सदैव आकर्षण बल काम करेगा। और यदि आवेश सजातीय प्रकृति के हैं, यदि आवेश कैसे हैं, सजातीय, यानी प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस है, तो उस स्थिति में कार्यरत विद्युत बल की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिकर्षण प्रकृति। तो विद्युत बल की प्रकृति कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण। तीसरी विशेष बात, सवाल उठा कि ठीक है सजातीय हो या विजातीय हो, इनके मध्य विद्युत बल काम करेगा, लेकिन ये विद्युत बल हम ज्ञात कैसे करें, इसका मान हम पता कैसे करें कि कितना विद्युत बल काम कर रहा है। तो इस समस्या का समाधान लेकर आए कौन, साक्षात कूलाम देवता। कौन, कूलाम। उन्होंने क्या बताया, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि विद्युत बल की जो गणना है, विद्युत बल का जो मान है, दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए हम एक नियम का प्रयोग करते हैं, और उस नियम को कहा जाता है कूलाम का नियम। तो अब हमें किसको पढ़ना है, कूलाम के नियम को। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही बेसिक सी बात है, इस चैप्टर की ढंग से समझना। देखिए कूलाम ने क्या बताया, कूलाम ने बताया कि मान लो कि आपके पास दो आवेश पड़े हैं, मान लीजिए कि आपके पास दो क्या पड़े हैं, आवेश। आवेश बोलो या आवेशित वस्तु बोलो, बात एक ही है। ठीक है, आपके पास दो आवेश पड़े हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, उनके बीच में कुछ दूरी है। ठीक है, और उन दोनों आवेशों के बीच में जो माध्यम है, उस माध्यम का काम कर रहा है निर्वात। निर्वात का मतलब निर प्लस वात, वहां कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई माध्यम नहीं है। तो दो आवेश ऐसे स्थान पर पड़े एक दूसरे से अल्प दूरी पर कि उनके बीच में कोई माध्यम उपस्थित नहीं है। तो कूलाम ने अपने प्रयोगों के माध्यम से एक रिजल्ट देखा। क्या रिजल्ट देखा कि कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य जो कि निर्वात में पड़े हैं, अल्प दूरी पर पड़े हैं, उनके मध्य लगने वाला विद्युत बल उन दोनों आवेशों के मानों के गुणनफल के तो समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे मैंने मान लिया कि ये मेरे पास में एक पहला आवेश है, इसका मान मैंने मान लिया कितना है, Q1, इसका मान हमने मान लिया कितना है, Q1। दूसरा आवेश यहां पर पड़ा है, इसका मान हमने मान लिया कितना पड़ा है, Q2। ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर पड़े हैं, R दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, और इनके बीच में जो मीडियम है, माध्यम है, उसका काम कौन कर रहा है, निर्वात, कोई माध्यम नहीं है। ठीक है, तो इस स्थिति में ये दो आवेश हैं, तो जाहिर सी बात है इनके मध्य एक विद्युत बल काम करेगा, और इन दोनों के बीच में जो विद्युत बल लगेगा, उस विद्युत बल को निर्वात के लिए हमने दर्शा दिया F नोट से। इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले
विद्युत बल को निर्वात के लिए हमने किससे दर्शा दिया, एफ नॉट। नॉट का मतलब निर्वात है, ठीक है। एफ का मतलब हो गया फोर्स यानी बल, और नोट का मतलब निर्वात, निर्वात में लगने वाला विद्युत बल। तो हमने बोल दिया कि इनके बीच में जो विद्युत बल लग रहा है वो है एफ नॉट, ठीक है। अब नियम कहता है कि ये विद्युत बल एफ नॉट है वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा। नंबर एक, पहली चीज, पहली बात क्या है, मैंने लिख रखा है उधर, फिर से लिख रहा हूं, विद्युत बल है वो समानुपाती होगा। विद्युत बल क्या होगा, समानुपाती। समानुपाती होने का मतलब है कि दोनों आवेशों के मध्य, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। पहला आवेश है उसका मान हमने मान लिया कितना है, Q1, दूसरा आवेश है इसका मान कितना हो गया, Q2, इनको गुणा करेंगे तो ये हो गया Q1 गुणा Q2, तो F नॉट समानुपाती हो गया Q1 गुणा Q2, ठीक है। ये तो इस कूलाम के नियम की पहली बात। दूसरी बात कूलाम के नियम में ये बताई गई कि ये जो विद्युत बल है वो डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, निर्भर किस पर करेगा, आवेशों के मध्य की दूरी पर। कैसे निर्भर करेगा, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, समानुपाती नहीं होगा बल्कि क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये दो बातें हमें कूलाम के नियम से मिली, एक साथ लिखेंगे तो इसे लिखेंगे एफ नॉट समानुपाती Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, मैं एक साथ लिख सकता हूं। अब आप अच्छे से जानते हैं कि जब भी समानुपाती सिंबल को हटाओगे, चिन्ह को हटाओगे, तो बीच में एक तो बराबर का चिन्ह लगेगा और साथ में एक कोई नियतांक आएगा, साथ में एक क्या आएगा, कोई ना कोई नियतांक। तो यहां पर इसको हटाएंगे तो निर्वात की स्थिति में नियतांक का काम करता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन करता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गया नियतांक, और आगे सेम टू सेम Q1 Q2 बटा क्या पड़ा रह गया, आर स्क्वायर। और ये है हमारे पास निर्वात की स्थिति में दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलाम के नियम का गणितीय रूप, ठीक है। सिंपल तरीके से यदि मैं इसे लिखना चाहूं, यदि सिंपल तरीके से मैं इसे लिखना चाहूं तो देखिए किस प्रकार से लिखूंगा, ध्यान से देखना। वापस से मैं एक बार इसको समझा देता हूं आप लोगों को, और इससे जुड़ी हुई कुछ जो भी छोटी मोटी बातें हैं वो सारी की सारी मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। हमने क्या कहा कि कूलाम का नियम कहता है कि दो, हमारे पास में अभी जो हमने कूलाम का नियम पढ़ा है वो केवल निर्वात में पढ़ा है, तो निर्वात की स्थिति की बात कर रहे हैं हम, केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं, निर्वात की। तो मैं लिख सकता हूं निर्वात में, निर्वात में कूलाम का नियम है वो होगा, कूलाम के नियम के अनुसार विद्युत बल होगा एफ नॉट, एफ नॉट समानुपाती हो गया Q1 Q2, जो दो प्रकार के आवेश हो गए, पहला आवेश हो गया Q1, दूसरा आवेश हो गया Q2। दूसरी बात एफ नॉट है वो समानुपाती 1/r स्क्वायर या आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, आर हो गई दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। इन दोनों बातों को एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा एफ नॉट समानुपाती Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। समानुपाती नियतांक लगाना पड़ेगा यहाँ पर, तो एफ नॉट बराबर नियतांक हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आगे हो गया Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये आपके पास कूलाम के नियम का गणितीय रूप, कूलाम के नियम का कौन सा रूप हो गया, गणितीय रूप। इस रूप को काम में लेते हुए केवल निर्वात की स्थिति में, केवल हम बात कर रहे हैं अभी किसमें, निर्वात की स्थिति में, इस रूप को काम में लेते हुए आप दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की क्या कर सकते हैं, गणना, ठीक है। अब देखो इसमें दो तीन बातें और भी हैं, ध्यान से देखना। यहां पर हमारे पास में नई चीज आई है, ऐसा एक सिंबल ये लगा रखा है 1/4 पाई, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। ये पढ़ा है आपके पास एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को पढ़ा जाता है निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट को पढ़ा जाता है निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। विद्युतशीलता का मतलब होता है कि किसी भी माध्यम से विद्युत क्षेत्र रेखाओं की पारगमन क्षमता, कि कोई माध्यम है
उस माध्यम से एक साथ कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर सकती है, इस बात को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विद्युतशीलता का। और यदि माध्यम का काम निर्वात करे तो उस स्थिति में इसे बोला जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता को हम इस प्रकार के सिंबल के द्वारा दर्शाते हैं और इसे पढ़ा जाता है एप्सिलॉन नॉट। इसे क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नोट का मतलब 0। इसका मान फिक्स है निर्वात के लिए, इसका मान है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 और इसका मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो इसको केवल निर्वात के लिए हम कूलाम के नियम का गणितीय रूप दूसरे तरीके से और बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखिएगा, इधर बदल रहा हूं। आप लोगों ने क्या देखा कि यहां पर देखो एक गणित का नंबर है, 4 भी गणित का नंबर है, पाई गणित का नंबर है, एप्सिलॉन नॉट भी फिक्स है। तो इन सब की वैल्यूज यहां पर रखेंगे तो एक फिक्स रिजल्ट आएगा और फिक्स नया रिजल्ट लिख लेंगे तो हमारे पास में कैलकुलेशन इजी हो जाएगी थोड़ी सी। और इजी के होके क्या होगी, हमने मान लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको एक नया नियतांक मान लिया और इस नए नियतांक को हमने किससे दर्शा दिया, के से। ठीक है, किससे दर्शा दिया, के से। अब यदि यहां पर इन सब की वैल्यूज रखेंगे तो के का भी एक फिक्स मान आएगा और के का फिक्स मान क्या आएगा, के बराबर आएगा 9 गुणा 10 की पावर 9। के बराबर होगा 9 गुणा 10 की पावर 9 और यूनिट इसकी उलट जाएगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। तो अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह निर्वात की स्थिति में केवल और केवल ये रूप काम करेगा निर्वात में, ये मान रखेंगे तो कूलाम के नियम का गणितीय रूप क्या होगा, एफ नॉट इक्वल्स टू के और आगे हो गया Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये हो गया कूलाम के नियम का गणितीय रूप केवल निर्वात में, दूसरा रूप इजी रूप केवल निर्वात में। ठीक है, अब देखो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए आप निर्वात की स्थिति में दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि विद्युत बल एक सदिश राशि है। विद्युत बल कैसी भौतिक राशि है, सदिश, इसलिए विद्युत बल का सदिश रूप भी जरूरी है। अभी तो ये तो हमने केवल अदिश रूप लिखा है, बल है वो एक सदिश राशि है, यहां पर कोई एकांक सदिश नहीं है। एकांक सदिश होता तो वो दिशा को बताता और दिशा को बताता तभी जाकर हम इसका कौन सा रूप मानते, सदिश। ठीक है, इसलिए ये हमने केवल अदिश रूप लिखा है। यदि आप इसका सदिश रूप लिखना चाहते हैं तो इसे एक एकांक सदिश से गुणा करना पड़ेगा जो कार्यरत विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इसका सदिश रूप लिखेंगे तो क्या होगा, एफ नॉट वेक्टर बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये तो हो गया इसका परिमाण, और गुणा में हो गया एक एकांक सदिश जिसे हमने मान लिया आर कैप। आर कैप एक यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है जो कार्यरत विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये कूलाम के नियम का निर्वात की स्थिति में सदिश रूप, ये केवल निर्वात में सदिश रूप। ठीक है, इन दोनों की सहायता से दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की हम क्या कर सकते हैं, गणना। ठीक है, अब देखिए इस कूलाम के नियम की कुछ और विशेष बातें, दो मुख्य विशेष बातें हैं कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल है वो हमेशा आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा के अनुदिश कार्य करेगा। इस बात का क्या मतलब है, समझना। ये हमारे पास मान लेते हैं दो आवेश हैं, एक हो गया Q1 और एक पड़ा है हमारे पास में Q2। ठीक है, इन दोनों आवेशों को ये मिलाने वाली रेखा होगी। हम कह रहे हैं कि दो आवेश एक दूसरे से यदि अल्प दूरी पर पड़े होंगे तो उनके मध्य एक विद्युत बल लगेगा और इस विद्युत बल की प्रकृति या तो होगी आकर्षण या होगी प्रतिकर्षण। तो जैसे मान लो कि अभी Q1 पॉजिटिव है और Q2 भी कैसा है, पॉजिटिव, तो सजातीय आवेश हो गए। सजातीय आवेश होने का मतलब कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल।
तो पहला आवेश दूसरे पर इधर बाहर की ओर बल लगाएगा, दूसरा आवेश पहले पर भी इधर बाहर की ओर बल लगाएगा, यानी ये बल इस रेखा के अनुदिश ही काम कर रहा है, लेकिन इसकी दिशा भी बाहर की ओर है। ठीक है, इसी प्रकार यदि Q1 नेगेटिव होता और Q2 पॉजिटिव होता तो पहला आवेश दूसरे को अपनी ओर खींचता और दूसरा पहले को अपनी ओर खींचता। तो दोनों कंडीशन में बल है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश उसी रेखा पर काम कर रहा है, लेकिन यदि सजातीय है तो बाहर की ओर, विजातीय है तो अंदर की ओर। तो पहली विशेष बात कि दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही विद्युत बल हमेशा काम करेगा, चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो, बल का मान हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करेगा। लेकिन यदि दोनों विजातीय आवेश हैं तो अंदर की ओर बल काम करेगा और सजातीय आवेश है तो बल बाहर की ओर कार्य करेगा। ठीक है, एक पॉइंट तो ये। दूसरी बात कि विद्युत बल का मान बदला कैसे जाए। दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल है वो निर्भर किस पर करता है, तो इसका जवाब है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल को हम दो तरह से बदल सकते हैं, या तो दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को चेंज कर दें, या तो दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसमें हम थोड़ा सा बदलाव कर दें, तो या तो दूरी बदली जाए या फिर दोनों आवेशों के मध्य जो माध्यम है उसकी प्रकृति को बदल दिया जाए, तब जाकर विद्युत बल का मान क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो देखो इसमें विद्युत बल की निर्भरता की बात करें, यदि विद्युत बल की निर्भरता की बात करें, मैं यहां बता रहा हूं, देखना, विद्युत बल की निर्भरता, विद्युत बल की निर्भरता कितनी राशियों पर निर्भर कर रहा है, दो। नंबर एक, सबसे पहले देखिए, पहला किस पर निर्भर कर रहा है, दूरी पर। तो दूरी पर तो हमने पढ़ा है पीछे कि विद्युत बल F नॉट समानुपाती 1/r²। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि दो आवेशों के मध्य की दूरी को आप चेंज करते हो, दूरी को बदल देते हो, तो उस स्थिति में विद्युत बल भी बदल जाएगा। आप देख रहे हैं व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका मतलब दूरी बढ़ाओगे तो विद्युत बल घटेगा, अर्थात आवेश यदि दूर दूर होंगे तो बल कम लगेगा, तो विद्युत बल कैसा लगेगा, कम। और यदि दोनों आवेश पास पास होंगे, यदि आवेश क्या होंगे, पास पास, तो कार्यरत बल की तीव्रता क्या होगी, अधिक। ये आपके पास क्या हो गया, दूरी पर निर्भरता। ठीक है, दूसरी बात कि विद्युत बल निर्भर और दूसरा किस पर करेगा, तो इसका जवाब है माध्यम की प्रकृति पर, माध्यम की प्रकृति पर, कि दो आवेश हैं, इनके मध्य या तो निर्वात होगी या कोई माध्यम होगा। ठीक है, तो निर्वात की स्थिति में तो विद्युत बल हमने पढ़ लिया। अब ये देख लेते हैं कि अगर इनके बीच में माध्यम होगा तो उस स्थिति में विद्युत बल किस प्रकार से प्रभावित होगा। तो देखिएगा, सब लोग ध्यान से देखना, ये हमारे पास पहली स्थिति है कि यहाँ पर हमारे पास में दो आवेश पड़े, ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी हो गई R, इनके मध्य अभी हम मान रहे हैं यहाँ पर माध्यम है निर्वात, माध्यम क्या है, निर्वात। तो यहाँ विद्युत बल F नॉट बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। कौन से नियम से आया है ये, कूलाम के नियम से। ठीक है, अब यदि निर्वात की जगह इन्हीं आवेशों के मध्य इतनी ही दूरी पर इन दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रख देते हैं, ये लो वो के वही दोनों आवेश हैं और उतनी दूरी है, ये आवेश Q1, ये आवेश हो गया Q2, अब निर्वात नहीं है, अब दोनों आवेशों के मध्य क्या पड़ा है, माध्यम। ठीक है, तो माध्यम की उपस्थिति में विद्युत बल देखो, अब माध्यम में वही कूलाम का नियम वापस से लागू करो, तो कूलाम के नियम से, ठीक है, देखो कूलाम के नियम से, अब की बार बल माध्यम में है तो F नोट की बजाय लिखेंगे FM, M फॉर मीडियम, मीडियम का मतलब हो गया माध्यम, माध्यम में विद्युत बल FM बराबर, देखिए
अगर निर्वात है तो यहां पर आएगा एप्सिलॉन नॉट, और यदि मध्यम है तो काम में आएगा एप्सिलॉन एम। विद्युतशीलताएं तीन प्रकार की हैं, विद्युतशीलताएं तीन प्रकार की होती हैं। एक को कहा जाता है निर्वात की विद्युतशीलता, पहली विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट निर्वात की। दूसरी विद्युतशीलता को बोला जाता है एप्सिलॉन एम, इसे बोलते हैं मध्यम की विद्युतशीलता। और तीसरी होती है एप्सिलॉन आर, या जिसे बोला जाता है के। एप्सिलॉन आर का मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या फिर इसका नाम है पैरावैद्युतांक। मध्य निर्वात से विद्युत क्षेत्र रेखाओं की पारगमन क्षमता, निर्वात की विद्युतशीलता। मध्यम से विद्युत क्षेत्र रेखाओं की पारगमन क्षमता, मध्यम की विद्युतशीलता। और दोनों में से कौन सी कम है, कौन सी ज्यादा है, यानी दोनों की आपस में तुलना करने के लिए जिस विद्युतशीलता का प्रयोग करते हैं उसे कहा जाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता या मध्यम का पैरावैद्युतांक। ठीक है, तो अब यहां निर्वात नहीं है, यहां मध्यम है, तो मध्यम की स्थिति में क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम, और फिर आगे सेम टू सेम कूलॉम का नियम लागू कर रहे हैं, Q1 Q2 बटा ये हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो विद्युतशीलताएं तीन प्रकार की है, इनमें से ये जो एप्सिलॉन आर है, इसका ये एप्सिलॉन आर दोनों विद्युतशीलताओं की तुलना करने के काम आता है। यानी एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से वज्र गुणा करेंगे तो एप्सिलॉन एम बराबर हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये वैल्यू यहां पर रख सकता हूं इस समीकरण में, तो रखेंगे तो क्या होगा, ये होगा एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और आगे हो गया Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यहां से आप देख रहे हैं कि ये तो निर्वात में था, इसे हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। तो देखिए ये वाली वैल्यूज उठा दो, केवल 1/एप्सिलॉन आर को अलग रख दो। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। समीकरण 1 से इसकी जगह क्या रख सकता हूं, एफ नॉट, तो क्या बना हमारे पास में, इसलिए एफ एम बराबर एफ नॉट बटा एप्सिलॉन आर। ठीक है, आप यहां से क्या देख रहे हैं कि मध्यम के अंदर विद्युत बल तब आ रहा है जब निर्वात के विद्युत बल में एप्सिलॉन आर का क्या लगाया जा रहा है, भाग, और भाग लगाने से राशि हमेशा क्या होती है, छोटी। इसलिए मैं क्या कहूंगा कि एफ एम ऑलवेज लेस देन एफ नॉट। तो सबसे ज्यादा विद्युत बल किसमें लगा, निर्वात में। मध्यम में कार्यरत विद्युत बल का मान हमेशा निर्वात में कार्यरत विद्युत बल की तुलना में क्या रहेगा, कम। और कितना गुना कम, 1/एप्सिलॉन आर गुना कम, या बोल सकता हूं 1/k गुना कम होता है। तो विशेष बात हमें कूलॉम के नियम से ये पता चली, नंबर 1 पहली कि विद्युत बल हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करता है। नंबर 2 कि विद्युत बल है वो दो चीजों पर निर्भर करता है। नंबर 1 आवेशों के मध्य की दूरी पर, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी दूरी बढ़ेगी तो विद्युत बल में कमी होगी, और दूरी घटेगी तो विद्युत बल में वृद्धि होगी। तीसरी बात कि विद्युत बल है वो किस पर निर्भर करेगा, मध्यम की प्रकृति पर। यानी जैसे जैसे आप आवेशों के मध्य माध्यम बदलते जाओगे विद्युत बल का मान भी बदलता जाएगा। लेकिन यहां से हमने क्या देखा कि सबसे ज्यादा विद्युत बल किसमें काम करेगा, निर्वात में। यदि निर्वात की बजाय आवेशों के मध्य आप कोई माध्यम रख देते हैं तो उस स्थिति में कार्यरत विद्युत बल का मान हमेशा निर्वात की तुलना में कम रहेगा। और कितना गुना कम रहेगा, 1/एप्सिलॉन आर गुना, या कह सकते हैं 1/k गुना कम होगा। ठीक है, ये था आपका कूलॉम का नियम और कूलॉम के नियम का गणितीय रूप, और किस प्रकार से कूलॉम का नियम कौन कौन सी राशियों पर निर्भर करता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस लॉकडाउन के अंदर हमारी ऑनलाइन क्लासों से काफी अच्छा फायदा मिल रहा होगा, आपका अच्छे से रिवीजन भी हो रहा होगा। एग्जाम्स आपकी थोड़ी निकट है, तो उस लिहाज से आप लोगों को जितना ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके यही हमारा टारगेट है। इसके लिए आप जो भी
क्लासेस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उन तक भी चैनल के बारे में अपनी बात पहुंचाएं। धन्यवाद।